अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद याकूब है और मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर पे एक कोर्स। और हमारे इस कोर्स का नाम है गेट सेट ग्रामर। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर और एक इंतहाई आसान अंदाज में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इस कोर्स का नाम गेट सेट ग्रामर क्यों रखा। आमतौर पे कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो पहले जो सीखने का अमल है उसको हम कहते हैं टू गेट, राइट। लाइक कहते हैं आई वॉन्ट टू गेट सम नॉलेज, आई वॉन्ट टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम रखा गेट। उसके बाद है सेट। जब आप ग्रामर को सीख लेते हैं तो फिर आप उसको दुरुस्त करते हैं, दैट इज सेट। सेट से यहाँ मुराद है कि आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करें, आप अपनी ग्रामर को इस्तेमाल करें। और ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी इंग्लिश ज़बान को बेहतर बनाना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप तालिब इल्म हैं किसी भी क्लास के, आप क्लास 8 में हैं, मैट्रिक में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, या आप मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ये कोर्स आपके लिए इंतहाई कारआमद रहेगा। इस कोर्स में हमने वो तमाम बुनियादी अज्जा शामिल किए हैं जिनको सीखने के बाद आप ना सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे बल्कि आप अच्छी इंग्लिश लिख भी सकेंगे और आप अच्छी इंग्लिश समझ भी सकेंगे। इसके अलावा आपकी रीडिंग स्किल्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगी। इस कोर्स को इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान है। आप इन वीडियोज़ को देखिए, इन वीडियोस के साथ इस कोर्स की सॉफ्ट कॉपी है, उनको आप बतौर नोट्स इस्तेमाल करें और फिर इस कोर्स को बार बार देखने के बाद आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करें, अपनी कॉन्वर्सेशन में भी, अपनी रिटन इंग्लिश में भी। और फिर इट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 months। इसमें आपको 2 से 3 माह से ज़्यादा का अर्सा नहीं लगेगा कि आपकी ग्रामर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश लिखने का और लोगों को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस करने का। क्या आप लोगों को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस करना चाहते हैं? और मेरा ख्याल है कि आप मेरी इंग्लिश से भी इम्प्रेस होंगे थोड़े बहुत। ओके, तो आइए अब हम अपने इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे मॉडल वर्ब्स। अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये वर्ब्स ऐसे हैं जो एक ख़ास सिचुएशन, एक ख़ास सेंस को कन्वे करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी काबिलियत के बारे में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, सकता। किसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? एबिलिटी के लिए। इसी तरह अगर मैं आपको कोई नसीहत करना चाहूँ तो मैं कहूँगा आपको इस कोर्स को बाकायदगी से देखना चाहिए। अब जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको इस कोर्स को बाकायदगी से देखना चाहिए तो यहाँ पे हम चाहिए की एक सिचुएशन यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश में हमारे पास इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब्स मौजूद हैं जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इन मॉडल वर्ब्स की लिस्ट कुछ इस तरह से है। इसमें है कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट और इस तरह के कुछ और वर्ब्स भी हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमारे पहले मॉडल वर्ब कैन से करेंगे। कैन इज अ मॉडल वर्ब which is used quite a lot in conversation. We use can to talk about possibility. अब हम can इस्तेमाल करते हैं किसी चांस के बारे में, possibility के बारे में, किसी चीज़ के इम्कान के बारे में। For example, can you do that? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ मैं आपसे इम्कान पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा इम्कान है कि आप ये काम कर सकें। You can leave your car in that parking space. आप अपनी गाड़ी उस पार्किंग स्पेस में छोड़ सकते हैं, मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है। अब मैं कह सकता हूँ कि जी you can go to कराची और इस्लामाबाद, आप कराची या इस्लामाबाद जा सकते हैं। You cannot smoke in here, मतलब ये इजाज़त नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे क्या आपको सिगरेट कहीं भी नहीं पीना चाहिए। मैं खुद सिगरेट नहीं पीता। Notice that there are 2 negative forms, can't and cannot. अब एक तो कंट्रैक्शन है, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं can't, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउंस करेंगे can't और अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे can't, राइट। और दूसरी हमारे पास जॉइंट हम इसे प्रोनाउंस करते हैं cannot। तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एकेडमिक इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहां पे आप कैन और नॉट को अलग अलग इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेहतर होगा। These mean exactly the same thing. When we are speaking, we usually say can't, and when we are writing, so we can use any one of them. The second thing, we use can to talk about ability. Ability कहते हैं जनाब काबिलियत को। आपके अंदर काबिलियत है तो आप इस कोर्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, राइट। तो हम कैन को एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई कैन स्पीक फ्रेंच,
मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। और बाय द वे ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, मैं वाकई में ही फ्रेंच बोल सकता हूँ। Je parle français। फ्रेंच लैंग्वेज में इसे कहते हैं मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। Je parle français। ये मत समझिएगा कि मैं पागल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पागल। Je parle français। इसी तरह आई कैन कुक चाइनीज डिशेस। मैं चाइनीज खाने पका सकता हूँ, मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ जनाब। आई कांट ड्राइव। मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। आई कांट स्पीक पश्तो। मैं पश्तो नहीं बोल सकता हूँ। पश्तो नाराजी। राइट, थोड़ी सी पश्तो मुझे आती है। आई कांट स्पीक पश्तो, मैं पश्तो नहीं बोल सकता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कैन को इस्तेमाल किया किसी की काबिलियत को शो करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में आपकी काबिलियत को बताने के लिए। We use can to ask for and give permission। अगर आपने किसी को इजाज़त देनी हो या आपने किसी से इजाज़त लेनी हो तो उसके लिए भी हम can का इस्तेमाल करेंगे। We also use may for this, but it is more formal and much less common। आप may भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन can भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ can I talk to you? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? परमिशन ले रहा हूँ। कैन आई यूज़ योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं अगेन आपसे परमिशन ले रहा हूँ, मुझे पता है आप मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देंगे। इसी तरह से अगर आप किसी को परमिशन देना चाहें तो आप कहेंगे यू कैन यूज़ माई मोबाइल। आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। कैन आई स्पीक टू यू और आर यू टू बिजी? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ या फिर आप बहुत मसरूफ़ हैं? आपको पता है कुछ लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, राइट? तो उनसे पूछना पड़ता है कैन आई स्पीक टू यू और आर यू टू बिजी? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ या आप बहुत मसरूफ़? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और वैसे भी मॉडल वर्ब्स के साथ एक नॉर्मल सिचुएशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं अनलेस कि वो पैसिव वॉइस ना हो। कैन आई सेंड यू अ मैसेज? क्या मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ? हाँ, ऑलराइट, थैंक यू, आपने मुझे इजाज़त दे दी ना। यू कैन यूज़ माई फ़ोन। आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लीजिए। यू कांट कम इन। आप अंदर नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना अब मीटिंग इज गोइंग ऑन, यू कांट कम इन। मीटिंग चल रही है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। वी यूज कैन इन ऑफर्स, रिक्वेस्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। हम कैन को ऑफर करने के लिए या किसी से इल्तजा करने के लिए या किसी को मालूमात देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कैन आई हेल्प यू। अब जब मैं कहूँगा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ये एक ऑफर है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। कैन आई हेल्प यू? कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड? नाउ कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना हाथ दे दो, बल्कि इसका मतलब है कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरा हाथ बटा सकते हैं? जैसा कि उर्दू ज़बान में हम कहते हैं हाथ बटाना। When you finish that, you can take out the garbage। जब आप इसको ख़त्म कर लें तो आप कूड़ा करकट बाहर निकाल सकते हैं, राइट? So I repeat, when you finish that, you can take out the garbage। अब इस कोर्स से आपने दो चीज़ें सीखनी हैं। एक तो ग्रामर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये तमाम कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस की, ये तमाम मॉडल वर्ब्स और इसके बाद जो भी हम सीखेंगे, और दूसरा जो आपने सीखना है वो है प्रोनाउंसिएशन। इन तमाम सेंटेंसेस को जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप इनको गौर से सुनिए, और ये तमाम सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे भी हैं, तो मेरे साथ साथ आप इन तमाम सेंटेंसेस को दोहराइए ताकि आप एट ए टाइम दो चीज़ें कर सकें। एक तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें और दूसरा इसके साथ साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकें। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से तीन शिकार। नहीं, एक तीर से दो शिकार, लेकिन आप तीसरा शिकार भी कर सकते हैं। वी यूज कैन with see, hear, feel, smell, taste to talk about something which is happening now, where you would use the present continuous with most other verbs। अब मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कुछ जुमले, I can cook anything। अब आप बता रहे हैं कि मैं कुछ भी पका सकता हूँ। Can you hear that noise? Exactly, all right। क्या आप ये आवाज़ सुन सकते हैं? I can't see anything, I can't see anything। मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। बात का पता है क्या होता है, आपकी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है या अंधेरा छा जाता है, तो आप कहते हैं I can't see anything। खास तौर पे जब सुबह एकदम आपका अलार्म बजे और आप उठें और आपकी आधी आंखें खुली हो आधी बंद, आप कहते हैं I can't see anything, मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। I can feel that, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। बाज़ औक़ात
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको महसूस किया जाता है, तो आप कहेंगे आई कैन फील दैट। और अगर आप खुश हैं तो कहेंगे आई कैन फील दैट, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। एहसास तो दोनों तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वी कैन यूज कांट फॉर डिडक्शन। द ऑपोजिट ऑफ कांट इन द कॉन्टेक्स्ट इज मस्ट, यानी आप डिडक्शन के लिए कांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे सेंटेंसेस हैं, यू कांट बी हंग्री, आपको भूख नहीं लग सकती है। You've just eaten, आपने अभी तो खाना खाया है। अब फर्ज करें कोई मेरे जैसा शख्स है, 8 बजे नाश्ता करने के बाद 9 बजे कहता है कि मुझे फिर भूख लग गई है, तो फिर मेरी मदर पता है क्या कहती हैं, असद यू कांट बी हंग्री, you've just eaten, कि असद तुम्हें भूख नहीं लग सकती, अभी तो तुमने खाया है। You can be hungry, आपको भूख लग सकती है। You haven't eaten anything all day, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया। राइट तो इस तरह से आप कैन और प्रेजेंट परफेक्ट को टुगेदर यूज कर सकते हैं। ही वॉज इन लंडन 1 hour ago, 1 घंटा पहले वो लंदन में था। व्हेन आई स्पोक टू हिम, जब मैंने उससे बात की। ही कांट बी हियर येट, अभी तक वो यहां नहीं पहुंच सकता है। तो देखिए इन सिचुएशंस में हम कैन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। एक काम और भी कीजिएगा, इन तमाम सेंटेंसेस को नोट करें और फिर आप खुद से कोशिश करें कि इन्हीं जुमलों को जोड़ तोड़ करके किसी जुमले का सर पकड़ लें, किसी का पैर पकड़ लें और नए सेंटेंसेस बनाएं। और फिर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें कि मैं अगर इन सेंटेंसेस को चेंज करूं तो किस तरह चेंज कर सकता हूं और किस तरीके से मैं नए जुमले बना सकता हूं। याद रखिए, आप इंग्लिश उसी वक्त बोल सकते हैं जब आप खुद जुमले बनाएंगे। रटे रटाए जुमलों से आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैंने देखा है आमतौर पे, आप किसी लैंग्वेज सेंटर में जाएं, वो आपको सेंटेंसेस दे देंगे, सर मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। सेंटेंसेस रट लेने से आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। इंग्लिश बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद से अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएं। Could. Now the second modal verb we are going to learn is could. अभी आपने देखा हमने can को अपने sentences में इस्तेमाल किया, तो could जो है वो can की second और third form है। Like we कहते हैं, हम इसे कहते हैं can, could, could. So could जो है वो can की second और third form है और could को हम इस्तेमाल करते हैं past tense में। अब देखिए आपने can में बताया आपकी possibilities, आपकी abilities, permissions and all that। और अगर आप ये तमाम चीज़ें पास्ट में करना चाहें तो वहाँ पे आप could का इस्तेमाल करेंगे। Could can be used to talk about the past, the present and the future. अब आप could को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट की बात बताने के लिए, पास्ट की बात बताने के लिए और यहाँ तक कि आप इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे यही कहा जाता है कि could जो है वो जनाब सिर्फ पास्ट में आता है, लेकिन could को आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर की स्पेकुलेशन भी आप इससे कर सकते हैं। Could is past form of can. आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। When I was living in सवात, जब मैं सवात में रह रहा था, I could walk to work, मैं अपने काम पे चल के जा सकता था। अब सकता था जो है वो could की ट्रांसलेशन होगी। He phoned to say he couldn't come, उसने टेलीफोन किया ये कहने के लिए कि वो नहीं आ सकता था। He phoned to say he couldn't come. I could see him clearly, but I couldn't hear him. मैं उसे वाज़िया तौर पे देख तो सकता था, लेकिन मैं उसे सुन नहीं सकता था। अब आप नोट कर रहे हैं, सकता था माजी past tense. I could see him clearly, but I couldn't hear him. Could is used to make polite request. अगर आप किसी से इल्तिजा करना चाहें, इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश करना चाहें, तो उसके लिए भी आप could का इस्तेमाल करेंगे। We can also use can for these, but could is more polite. मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ जुमले हैं। Could you help me please? क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कैन यू हेल्प मी प्लीज़, तो एक आम सा सेंटेंस है, क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कुड, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मोदबाना गुजारिश कर रहे हैं। जैसे नहीं आप अपने स्कूल में सीखा करते थे, मोदबाना गुजारिश है कि मुझे 1 दिन की रुखसत इनायत फरमाएं। ओके, इतनी मोटी मोटी उर्दू थी वो। तो इसी तरह जब आप कहेंगे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, इसका मतलब है कि मोदबाना गुजारिश है, क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। Could you lend me some money? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे लहजे में कितनी इल्तिजा है। और वैसे भी जब किसी से पैसे लेने हो तो हमारी इल्तिजा बढ़ जाती है, और फिर जब वापस करने हो तो फिर हम लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि भी कर दूंगा वापस, को 1 महीना ही तो हुआ है अभी। Could I have a lift? क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है। Could I have a lift means क्या मुझे यहाँ से कहीं और लेके जा सकते हैं गाड़ी वगैरह में।
Could I bother you for a moment? क्या मैं आपको एक लम्हे के लिए परेशान कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ एक्सक्यूज मी, could I bother you for a moment? यानी क्या मैं एक लम्हे के लिए आपसे बात कर सकता हूँ, right? This is could. If we use could in reply to these requests, it suggests that we do not really want to do it. If you agree to the request, it is better to say can. फर्ज करें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, could you please lend me some money? राइट तो आप कहते हैं यस यू कैन। अब आप ये नहीं कहेंगे यस यू कुड, राइट। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन, आई कुड हेल्प यू इफ इट्स रियली नेसेसरी बट आई एम रियली बिजी राइट नाउ। यानी आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इफ इट्स रियली नेसेसरी, अगर वाकई ये ज़रूरी है, बट आई एम रियली बिजी राइट नाउ, लेकिन अभी मैं वाकई बहुत मसरूफ़ हूँ। आई कुड लेंड यू सम मनी बट I would need it back tomorrow. अब देखें, अगर आपने रिफ्यूज़ करना है तो तब आप could का इस्तेमाल could के जवाब में करेंगे, और अगर आपने इजाज़त देनी है तो फिर could के इस्तेमाल में आप can यूज़ करेंगे। फिर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ could I please help you, और आप कहेंगे yes you can। और अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है तो आप कहेंगे yes you could help me but no I can carry my own bags। ठीक है, बात समझ में आई? Alright, good job। I could lend you some money, मैं आपको फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ could you lend me some money, उसका जवाब मिलता है I could lend you some money, मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता था but I would need it back tomorrow, लेकिन मुझे ये पैसे कल तक वापस चाहिए। I could give you a lift as far as lower deal, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ लोअर डील तक, राइट, उससे आगे मैं नहीं जा रहा। Could is used to talk about possibility and is similar in meaning to might। इसके बाद हम might का इस्तेमाल भी सीखेंगे, तो आप could को possibility के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको might की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। It could rain later, बाद में बारिश हो सकती है। अब ये क्या है? पॉसिबिलिटी है कि आप और मैं कहीं बाहर जा रहे हैं, राइट? तो क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ बादल हैं, तो मैं कहता हूँ इट कुड रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ एक छतरी ले लें। इसको अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, अम्ब्रेला, राइट? ही कुड बी देयर बाय नाउ, अब तक वो वहां पहुंच सकता है, चांसेस है ना। कुड ही बी हैप्पियर देन बिफोर, क्या वो पहले से ज्यादा खुश हो सकता है। इट कुड बी अदीन्स, ये अदीन का हो सकता है, राइट? अब फर्ज करें मैं कहता हूँ इट कुड बी आमिनास, ये आमिना का हो सकता है। मुझे कहीं से मोबाइल मिलता है, कोई मुझे कहता है हुज मोबाइल इज इट, अब मैं मोबाइल देखता हूं तो मैं कहता हूं इट कुड बी यासीन्स, ये यासीन का मोबाइल हो सकता है। कैन हैव, कुड हैव। अब हम देखते हैं कि इन दो मॉडल वर्ब्स के साथ अगर आप हैव को यूज़ करें तो फिर इनकी क्या सेंस होगी, क्या ट्रांसलेशन होगी और किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैन हैव और कुड हैव को इस्तेमाल करेंगे। वी कैन यूज़ कुड हैव टू टॉक अबाउट समथिंग समबॉडी वॉज केपेबल ऑफ डूइंग बट डिडंट डू, यानी हम कुड हैव को इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ के लिए कि कोई शख्स कोई काम कर सकता था, उसमें काबिलियत थी, उसके पास वसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं कर सका, राइट? I could have gone to Karachi but I preferred Gilgit, मैं कराची जा सकता था लेकिन मैंने गिलगित को प्रेफर किया। फिक्र नहीं करें, मैं कराची भी आऊँगा। She could have married him but she didn't want to, वो उससे शादी कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा। अच्छा ही किया। They could have bought a house here 20 years ago but they didn't, वो यहाँ पर 20 साल पहले एक घर खरीद सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। अब आप देख रहे हैं कुड हैव और कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट? सो ये है कुड हैव। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर बट आई डिडंट, मैं डॉक्टर बन सकता था लेकिन मैं नहीं बना। मजाक कर रहा हूँ। वी ऑफन यूज कुड हैव व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी पे तनकीद करना चाहें या आपके जुमले में कोई तनकीदी अंसर हो तो वहां पे आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू कुड हैव फोन मी टू लेट मी नो,
आप मुझे फ़ोन कर सकते थे मुझे बताने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को तनकीद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरी अपने दोस्त से मुलाकात है और मेरा दोस्त देर से आता है, और जैसे ही वो देर से आता है उसको देख के मेरा रंग लाल पीला नीला हो जाता है, और मैं उसे कहता हूँ यू कुड हैव फोन मी टू लेट मी नो, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे मुझे बताने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे कुड हैव को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को बावर करवाने के लिए कि उसने कुछ गलत किया। They could have helped me instead of just sitting there. वहाँ पर सिर्फ बजाय बैठने के वो मेरी मदद कर सकते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। I'm so sorry, I could have done more to help you. मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी मदद के लिए इससे ज़्यादा भी कर सकता था। यानी आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात का तो होता है ना, आप दोस्तों को कहते हैं कि यार मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो इससे ज़्यादा भी कर सकता था। सो देन यू कैन से आई एम सो सॉरी, आई कुड हैव डन मोर टू हेल्प यू। We can use couldn't have to talk about something we were not capable of doing. यानी हम couldn't have को उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनको हमारे अंदर करने की सलाहियत नहीं थी। मिसाल के तौर पे I couldn't have done this without you. मैं आपके बगैर ये नहीं कर सकता था। I couldn't have learned Spanish. मैं स्पेनिश नहीं सीख सकता था। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इफ़ यू वर नॉट माई टीचर, अगर आप मेरे टीचर ना होते, आई कुडंट हैव लर्न स्पेनिश, तो मैं स्पेनिश नहीं सीख सकता था। I couldn't have enjoyed myself more. मैं ज़्यादा लुत्फ नहीं उठा सकता था। तो ये तमाम के तमाम जुमले माजी में हैं। We can use could have to speculate about what has happened. जो कुछ हो चुका है, अगर आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं या आप गेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप could have इस्तेमाल कर सकते हैं। We can also use may have और might have in these situations, लेकिन आप could have को प्रेफर करें। She could have taken the earlier train. वो इससे पहले वाली ट्रेन ले सकती थी। अब आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि उसने बाद वाली ट्रेन ली और फिर ऐसा ऐसा हुआ। शुमाइला could have told her. शुमाइला उसे बता सकती थी। We also use can have to speculate about what has happened but only in questions and negative. आप can have भी इस्तेमाल कर सकते हैं speculation के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए किसी चीज़ का, लेकिन ये आप सिर्फ questions में और negative senses में यूज़ करेंगे। and with words such as hardly, never and only. यहाँ पे आप adverbs का इस्तेमाल करेंगे जो कि हैं hardly, never या only. Can she have forgotten about our meeting? क्या वो हमारी मीटिंग के बारे में भूल सकती थी? राइट, he can't have seen us. वो हमें नहीं देख सकता था। They can hardly have thought that I was not interested in the job. वो बमुश्किल ही ये सोच सकते थे कि मैं इस जॉब में दिलचस्पी नहीं ले रहा था या मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। They can hardly have thought, यानी वो बमुश्किल ही ये सोच सकते थे। आप can have के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज करेंगे और आप इसे स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि दे कैन हैव थॉट, यानी वो दे कांट हैव थॉट, वो सोच नहीं सकते थे। आप इसे यूज करेंगे पास्ट टेंस में स्पेक्युलेट करने के लिए, गेस करने के लिए। वी कैन ऑल्सो यूज कुड हैव टू स्पेक्युलेट अबाउट समथिंग दैट डिडंट हैपन। कोई ऐसी चीज जो होनी तो थी लेकिन नहीं हुई, तो उसके लिए भी आप कुड हैव को इस्तेमाल करें। जैसे हम कहते हैं ना जी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो होनी होती है वो अनहोनी हो जाती है और अनहोनी चीज़ें होती हैं जिससे हम बाद में बड़े खुश होते हैं कि हाँ मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो आइए आगे चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। यू कुड हैव ब्रोकन योर नेक, आप अपनी गर्दन तुड़वा सकते थे। जंपिंग आउट द विंडो लाइक दैट, इस तरह से खिड़की से छलांग लगाते हुए। सो पूरा सेंटेंस होगा यू कुड हैव ब्रोकन योर नेक जंपिंग आउट द विंडो लाइक दैट, इस तरह खिड़की से छलांग लगाते हुए आप अपनी गर्दन तुड़वा सकते थे। He could have hurt somebody throwing a bottle out of the window like that. He could have hurt somebody. वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, जख्मी कर सकता था। Throwing a bottle out of the window like that, इस तरह से खिड़की से बाहर बॉटल फेंकते हुए। I could have done well in my exam. आपको मालूम होगा कि इम्तहान देने के बाद हमें हमेशा पछतावा होता है कि यार मैं तो वो भी सवाल कर सकता था, मैं तो ये भी सवाल कर सकता था, मुझे ये भी आता था, मुझे वो भी आता था। Anyways, I could have done well in my exam if I'd worked harder. मैं अपने इम्तहान में इससे बेहतर कर सकता था अगर मैंने सख्त मेहनत की होती। If I'd worked harder. अब यहाँ पे है I'd से मुराद है I had. If I had worked harder. You can also use could have
to talk about possible present situation. अब आप could have को present में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो present की possible situations हैं, ऐसी situations या ऐसी चीज़ें जो कि हो सकती हैं या जिनके होने का इह्तमाल है, चांस है, that have not happened, जो कि हुई नहीं है. I could have been earning a lot as a businessman, कि एक businessman के तौर पे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ. I could have been earning a lot as a businessman. मैं अभी businessman नहीं हूँ. He could have been the prime minister now. वो अब prime minister बन सकता है. He could have been यानी वो बन सकता है, आप इसे present में speculation के लिए use कर रहे हैं. They could have been the market leaders now. अब वो मार्केट के लीडर बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना टाइकून. बिजनेस का जो हीरो होता है बिजनेस फील्ड का, उसे हम कहते हैं टाइकून. सो they could have been the market leaders now. अब वो मार्केट के लीडर बन सकते हैं. That is the end of can have and could have. इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए और इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखें ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें. Should. The next modal verb we are going to learn is should, and we use should whenever we want to give some advice to somebody, or when we want to advise someone, or when we want to stop someone from doing something. समझ आया? शुड एक मॉडल वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी को नसीहत करना चाहते हैं, या हम किसी को नसीहत करते हैं किसी काम को करने की, या फिर हम नसीहत करते हैं किसी को किसी काम से रुकने की. और दोनों ही सूरतों में आप इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. शुड को उर्दू में हम कहते हैं चाहिए. जिन जुमलों में उर्दू ज़बान में आप चाहिए का वर्ड यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में वहाँ पे आप शुड इस्तेमाल करेंगे. राइट? We use should for giving advice. अगर आपने किसी को नसीहत करनी है, वैसे आमतौर पे आजकल लोग नसीहत सुनते नहीं हैं, और अगर सुन भी लें तो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ है कि किसी को बुराई से रोकना और अच्छे काम की तरफ राग़िब करना. We use should for giving advice. हम should का इस्तेमाल करते हैं नसीहत करने के लिए. For example, You should speak to him about it. आपको उससे इसके बारे में बात करनी चाहिए. He should see a doctor. उसे डॉक्टर को मिलना चाहिए. See का एक मतलब मिलना भी होता है. आप किसी को कहते हैं ना I want to see you, यानी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. You should take good care of yourself. आप अपने दोस्तों को कहते हैं ना, फर्ज करें कि किसी को खांसी है, कोई बीमार है, तो आप कहते हैं You should take good care of yourself. आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए. You should take good care of yourself. Secondly, we use should to give an opinion or a recommendation. आप जब अपनी कोई राय देना चाहें या आप अपनी मर्जी बताना चाहें किसी को, उसके लिए भी आप should इस्तेमाल करते हैं. दो चीज़ें हैं, opinion और a recommendation, यानी आपकी कोई suggestion है, उसके लिए भी आप should इस्तेमाल करेंगे. हैरान नहीं हो, मैंने प्रोनाउंस किया वर्ड suggestion. इसको हम सजेस्शन ही प्रोनाउंस करते हैं, और आम तौर पे बहुत सारे पाकिस्तानी स्पीकर्स जो इंग्लिश बोलते हैं वो इसको सजेशन कहते हैं. आई वांट टू गिव यू अ सजेशन. ये हरगिज़ सजेशन नहीं है, सजेस्शन है. और अगर आप इंग्लिश प्रोनंसिएशन के बारे में फर्दर सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स प्रोनंसिएशन पावर ज़रूर ट्राई करें. उससे आपकी इंग्लिश प्रोनंसिएशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि सजेस्शन कहते हैं, सजेशन नहीं कहते. तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. ही शुड रिज़ाइन नाउ. उसे अब रिज़ाइन करना चाहिए, यानी एक कंपनी में वो काम कर रहा है और उसकी सैलरी भी अच्छी नहीं है, सब लोग उसको तंग कर रहे हैं. ही शुड रिज़ाइन नाउ. अब उसे रिज़ाइन करना चाहिए. यू शुड बाय ब्लू शर्ट. आपको ब्लू शर्ट पहननी चाहिए. कोई आपसे कहता है यू शुड बाय ब्लू शर्ट, ब्लू सूट्स ऑन यू अ लॉट. आप पे नीला बहुत अच्छा लगता है तो आपको नीली शर्ट पहननी चाहिए. आई एम सॉरी, ओके. सो यू शुड बाय ब्लू शर्ट. आपको नीली शर्ट पहननी चाहिए. यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए. और मुझे पता है आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तभी इस वक्त आप टीवी के सामने बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के इस कोर्स को देख रहे हैं. एवरीबॉडी शुड ज्वाइन EMS. हर किसी को EMS ज्वाइन करना चाहिए. आपको पता है EMS क्या है? इंग्लिश मैसेज सर्विस. और इस वक्त EMS के 75,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में. अगर आप EMS को ज्वाइन करना चाहें तो इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, जल्दी से इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम मैसेज करें और आप बन जाएंगे मेंबर EMS के, जिसका मतलब है इंग्लिश मैसेज सर्विस. सो एवरीबॉडी शुड ज्वाइन EMS. हर एक को इंग्लिश मैसेज सर्विस को ज्वाइन करना चाहिए. शुड एक्सप्रेसेस अ पर्सनल ओपिनियन.
शुड जो है वो एक ज़ाती राय को भी एक्सप्रेस करता है, एंड इज मच वीकर, और ये कुछ कमज़ोर है, एंड मोर पर्सनल, और ज़्यादा पर्सनल है। जब आप किसी से पर्सनल होते हैं ना ज़्यादा, तो उसके लिए आप शुड का वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे देन मस्ट की निस्बत। और हैव टू, यानी जैसा कि हमारे पास है हैव टू, इनको भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय आई थिंक। अब जब भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें उससे पहले आप यूज़ करें आई थिंक। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, मेरा ख्याल है आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी चाहिए। तो इससे क्या है, आप अपनी राय दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आई थिंक दे शुड रिप्लेस हिम, मेरा ख्याल है कि उन्हें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा काम का नहीं है, तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड टेल अ लाई, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें झूठ बोलना चाहिए। अब मैं आपको भी यही कहता हूं कि आई डोंट थिंक यू शुड टेल अ लाई, कि मैं नहीं सोचता ऐसा कि आपको झूठ बोलना चाहिए। डू यू थिंक वी शुड टेल हर, क्या आपका ख्याल है कि हमें उसे बता देना चाहिए, वी शुड टेल हर। सो ये है शुड, और इसको आप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे नसीहत करने के लिए। और याद रखें शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आप इसको प्रेजेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। शुड हैव, अभी आपने देखा कि शुड को हम प्रेजेंट टेंस में नसीहत करने के लिए, राय देने के लिए, सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि पास्ट में अगर आप किसी को कोई नसीहत करते हैं या कोई ऐसी नसीहत जो आपने की थी और आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे शुड हैव। एक चीज़ याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी हैव आएगा तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आइए देखते हैं शुड हैव को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। We can use should have to talk about past events that did not happen. माजी के वो वाक़यात जो नहीं हो सके या जो नहीं होने चाहिए थे, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपने किसी से लड़ाई की, आप बाद में कहते हैं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे शुड हैव, और शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? ऊंचा बोलिए, थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप इस कोर्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आइए चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। आई शुड हैव लेट हर नो व्हाट वाज हैपनिंग बट आई फॉरगॉट, मुझे उसे बताना चाहिए था। शुड हैव लेट हर, लेट जो है वो थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज होगा। आई शुड हैव लेट हर नो, मुझे उसे बताना चाहिए था। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। बट आई फॉरगॉट, लेकिन मैं भूल गया, और मेरी वैसे याददाश्त जो है वो बड़ी हल्की है क्योंकि मैं बादाम नहीं खाता। He should have sent everybody a reminder by email. उसे हर एक को एक रिमाइंडर भेजना चाहिए था ईमेल के जरिए। अब देखिए उसने रिमाइंडर नहीं भेजा तो कोई भी नहीं आया, तो फिर जब झगड़ा होता है तो आप कहते हैं he should have sent everybody a reminder by mail. उसे ईमेल के जरिए एक रिमाइंडर सबको भेजना चाहिए था। They should have remembered that their guests don't eat beef. उन्हें ये याद रखना चाहिए था कि उनके मेहमान गाय का गोश्त नहीं खाते। अब क्या हुआ, आपके घर कुछ मेहमान आए, राइट, या आप किसी के घर मेहमान गए और उन्होंने आपके सामने बीफ रख दिया और आप बीफ नहीं खाते, आप खाते हैं मेरी तरह चिकन, आप खाते हैं मेरी तरह मटन। आप कहते हैं they should have remembered that their guests don't eat beef, कि उन्हें ये याद रखना चाहिए था कि उनके मेहमान बीफ नहीं खाते। We can also use should have to speculate about events that may or may not have happened, कि ऐसी चीज़ें जो हुई या नहीं हुई वहाँ पे भी आप should have का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना वो अभी बाहर नहीं गया होगा, गया होगा के लिए भी आप should have इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं कि उसने भी इम्तहान पास नहीं किया होगा, ये आपकी स्पेकुलेशन है। आइए चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। She shouldn't have got all the letter this morning. इस सुबह तक उसे सारे लेटर्स नहीं मिले होंगे। I expect she'll give us a call about it later. मैं तवक्को करता हूँ कि वो इसके बारे में हमें बाद में कॉल करेगी। He should have arrived at his office by now. अब तक उसे ऑफिस पहुँच जाना चाहिए। Let's try ringing him. चलें उसे कॉल करते हैं, राइट? आप स्पेकुलेट कर रहे हैं किसी के बारे में। They should have all read that first email by this stage. इस स्टेज तक उन तमाम लोगों को पहली ईमेल पढ़ चुकी होनी चाहिए। It's time to send the next one. अब वक्त है कि हम उन्हें दूसरी ईमेल भेजें। तो आपने देखा हमने should को स्पेकुलेशन के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए किसी चीज़ के बारे में यूज़ किया। अगर मैं कहता हूँ He should have got married. उसने शादी कर ली होगी, अब ये मेरा अंदाज़ा है, वैसे शायद ना ही की हो।
We can use should not have to speculate negatively about what may or may not have happened. यानी जो नहीं हुआ और नहीं हो सका उसके लिए हम should not have भी यूज कर सकते हैं. और should not की contraction है shouldn't. She shouldn't have left work yet. अभी तक उसने काम नहीं खत्म किया होगा. I'll call her office. मैं उसके दफ्तर फोन करता हूँ. He shouldn't have boarded his plane yet. अभी तक वो जहाज पे नहीं बैठा होगा. We can probably still get hold of him. गालिबन अभी हम उसको काबू कर सकते हैं. They shouldn't have sent the photo off for printing yet. अभी तक उन्होंने फोटोज प्रिंटिंग के लिए नहीं भिजवाए होंगे. आप गेस कर रहे हैं और should have का इस्तेमाल कर रहे हैं गेस करने के लिए. They shouldn't have sent the photo off for printing yet. अभी तक उन्होंने फोटो प्रिंटिंग के लिए नहीं भिजवाए होंगे. There is still time to make changes. अभी वक्त है, अगर हम उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं. We can also use should not have to regret past actions. हम should not have को यूज कर सकते हैं कि माजी में कोई ऐसा काम जो हमने किया या जो हमसे नहीं हो सका और आज हम उसके बारे में रंजीदा हैं, आज हम उसके बारे में अफसोस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम should not have यूज करेंगे. मिसाल के तौर पे I should have shouted at you. मुझे आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था. I apologize. मैं माफ़ी मांगता हूँ. आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई और आपने कहा What do you think you are doing? You shouted. और बाद में जब आप थोड़ा सा ठंडे मिजाज में आए तो आपने सोचा I shouldn't have shouted at you. मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था. I apologize. मैं माफ़ी मांगता हूँ. We shouldn't have left the office so late. हमें इतनी देर से ऑफिस से नहीं निकलना चाहिए था. Should have and third form of the verb. We shouldn't have left the office so late. हमें इतनी देर से ऑफिस से निकलना नहीं चाहिए था. We should have anticipated this bad traffic. हमें इस बुरी ट्रैफिक का पहले से ही अंदाज़ा लगाना चाहिए था. अब फ़र्ज़ करें आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट में 30 मिनट रह गए हैं और आगे आपको मिल जाता है ट्रैफिक जैम, जैसा कि बाज़ औक़ात मेरे साथ भी होता है. तो तब मैं ये कह सकता हूँ We should have anticipated this bad traffic. Bad traffic से यहाँ पे मुराद है ट्रैफिक जैम या हैवी ट्रैफिक. हमें इस बुरी ट्रैफिक का या हैवी ट्रैफिक का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था. They shouldn't have sacked him. Sack कहते हैं नौकरी से निकाल देना. वैसे तो sack कहते हैं बोरी में डालना, लेकिन जब आप किसी को नौकरी से निकालते हैं तो उस बेचारे को बोरी में ही डाल देते हैं. They shouldn't have sacked him. उन्हें उसको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था. He was the most creative person on their team. वो उनकी टीम में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव शख्स था. ये था should have और should have को हम इस्तेमाल करेंगे माजी में. इन तमाम सेंटेंसेस को बार बार सुने, बार बार रिपीट करें ताकि कॉन्वर्सेशन में आप इन्हीं तरह के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकें. ख़ास तौर पे इस कोर्स में हमने तमाम सेंटेंसेस एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से चुने हैं कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकें और थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके आप इन सेंटेंसेस को अपनी सिचुएशन के मुताबिक बना सकें. तो इन सेंटेंसेस को बार बार सुने, बार बार पढ़ें ताकि आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से सीख सकें. मस्ट और हैव टू. अब हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट और हैव टू को अपने सेंटेंसेस में और देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में मस्ट और हैव टू को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. हमने इन दोनों मॉडल वर्ब्स को, मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है और हैव टू भी उसी कैटेगरी में आता है, इनको हमने कंबाइन इसीलिए किया है क्योंकि मायने के हवाले से, बिल्लिहाज मतलब के हवाले से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं. तो आइए इनका इस्तेमाल देखते हैं. वी कैन यूज मस्ट to show that we are certain something is true. कि हम must को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें यकीन है कोई चीज़ बिल्कुल सही है, सच है. We are making a logical deduction based upon some clear evidence or reason. या हम कोई लॉजिकल बात करने जा रहे हैं, कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं based on something, किसी चीज़ पे जिसका बेस करता है. There's no heating on. अब फर्ज करें हम सेंटेंसेस बनाते हैं. There's no heating on कि जो हीटिंग सिस्टम है वो इस वक्त ऑन नहीं है. You must be freezing. आपको तो यकीनन ठंड लग रही होगी. You must be worried. आप यकीनन परेशान होंगे. अब यहाँ पे हम must be को यूज कर रहे हैं यकीनन होने के लिए. That she is coming home so late. कि वो घर बहुत देर से आ रही है. तो ये क्या है? Must be worried. आप यकीनन परेशान होंगे. I can't remember where I put it.
मैं याद नहीं कर सकता कि मैंने कहाँ पे उसे रखा। फर्ज करें कि मैंने अपना मोबाइल कहीं पे रख दिया, अपनी घड़ी कहीं पे रख दी, तो मैं कहता हूँ आई कांट रिमेंबर वेयर आई पुट इट। मैं याद नहीं कर सकता कि मैंने इसे कहाँ रखा। आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड, मैं यकीनन बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हो रहा। 25 साल उम्र ही क्या होती है। इट मस्ट बी नाइस टू लिव इन हुंजा, हुंजा में रहना यकीनन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं हुंजा जा चुका हूं तो मुझे अंदाजा है। इट मस्ट बी नाइस टू लिव इन हुंजा, कि हुंजा में रहना यकीनन अच्छा होगा, क्योंकि हुंजा का मौसम बहुत अच्छा है, अल्तित फोर्ट बहुत अच्छा है, बल्तित फोर्ट बहुत अच्छा है। वी ऑल्सो यूज मस्ट टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी को। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर फर्ज है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी है और बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी है और आपको उससे नबूरत आजमा होना है, उस जिम्मेदारी के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी यूज मस्ट, this usually means that some personal circumstances make the obligation necessary। जब हम must को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कुछ जाती हालात ऐसे हैं जो इस चीज को आपके लिए जरूरी बना रहे हैं। अब फर्ज करें अगर मेरे घरेलू हालात ठीक नहीं तो मैं कहता हूं I must earn a lot of money, मुझे यकीनन बहुत सा पैसा कमाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Because of my personal circumstances they are making me for this obligation, so makes the obligation necessary and the speaker almost certainly agrees with the obligation। और जो काम करने वाला है वो इस obligation के साथ agree करता है। अब फर्ज करें अगर मैं कहता हूं I should earn a lot of money, मुझे बहुत से पैसे कमाने चाहिए, तो मैं उसके साथ इतना ज़्यादा अग्री नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ I must earn a lot of money, तो इसका मतलब है कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मेरे अंदर से एक ये काविश है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ। आइए चलते हैं कुछ जुमलों की तरफ। I must go to bed earlier, मुझे बेड पे जल्दी जाना चाहिए। अब फर्ज करें अगर मैं रात को नहीं सोया और दिन के टाइम में अपनी क्लास में जाता हूँ और क्लास में जाने के बाद मैं कहता हूँ आई मस्ट गो टू बेड अर्लियर, मुझे यकीनन बेड पे जल्दी जाना चाहिए। दे मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप कहते हैं दे मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, उन्हें यकीनन इसके बारे में कुछ करना चाहिए। यू मस्ट कम एंड सी अस सम टाइम, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं, आप कहते हैं यू मस्ट कम एंड सी अस सम टाइम, कि किसी वक्त आपको हमारे पास मिलने के लिए आना चाहिए, या किसी वक्त आपको यकीनन हमसे मिलने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मस्ट का मतलब है यकीनन। आई मस्ट से, मैं ज़रूर कहूँगा या मुझे ज़रूर कहना चाहिए आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस टू हिम, कि मैं नहीं सोचता कि आप उसके साथ बहुत अच्छे थे, यानी आपका रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। तो ये तमाम सिचुएशंस हैं मस्ट की। We can also use have to। अब चलते हैं सेकंड हमारा जो मॉडल वर्ब है उसकी तरफ, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है मस्ट के, वो है have to। have to हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने मस्ट में बताया बिल्कुल उसी तरह have to में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। When we use have to, this usually means that some external circumstances makes the obligation necessary। जब आप मस्ट कहेंगे तो आपके अंदर के सर्कमस्टांसेस आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप एक काम करें, आई मस्ट अर्न अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन जब हैव टू आता है तो फिर क्या है कि बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको मजबूर कर रहे हैं। अब फर्ज करें अगर मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाना है तो मैं कहूँगा आई मस्ट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और अगर मैंने शादी करने के लिए पैसा कमाना है तो फिर मैं कहूँगा आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अब देखें हैव टू वो एक्सटर्नल प्रेशर है, जिससे शादी होनी है उसका प्रेशर है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर मुझे एहसास है कि मेरी फैमिली को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो तब मैं कहूँगा आई मस्ट अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो मस्ट और हैव टू का फ़र्क वाज़ह हुआ आपको? ग्रेट, वेरी नाइस। आइए चलते हैं कुछ जुमलों की तरफ। आई हैव टू अराइव एट वर्क एट 9 शार्प, मुझे पूरे 9 बजे या ठीक 9 बजे वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचना है। हैव टू के सेंटेंसेस को आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई हैव टू अराइव एट वर्क, मुझे काम पर पहुंचना है, एक मतलब इसका ये है, और अगर मैं कहता हूं आई हैव टू अराइव एट वर्क, इसका दूसरा मतलब है मुझे काम पर पहुंचना पड़ता है। राइट, दोनों तरह से ये ठीक होगा। पूरा जुमला है आई हैव टू अराइव एट वर्क एट 9 शार्प, माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे जो बॉस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरे बॉस स्ट्रिक्ट नहीं हैं क्योंकि मेरे कोई बॉस ही नहीं है, मैं अपना बॉस खुद ही हूँ। वी हैव टू रिप्लाई हिम टुडे, हमें आज उसे जवाब देना है, देना है, हैव टू, अंडरस्टैंड? वी हैव टू रिप्लाई हिम टुडे, हमें आज उसे जवाब देना है। यू हैव टू पास योर एग्जाम्स और द यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट यू,
तुम्हें अपना इम्तहान पास करना है, वरना यूनिवर्सिटी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। अब देखें, यू हैव टू पास योर एग्जाम, आपको अपना इम्तहान पास करना है। मैं आपसे कहता हूं डियर व्यूअर्स, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी है। अब जवाब देना, कहें यस सर वी विल, कहिए गुड जॉब, वेरी नाइस। I have to send a report to head office every week. मुझे हर हफ्ते हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजना पड़ती है, या मुझे हर हफ्ते हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजनी है, ये है have to. In British English, we often use have got to mean the same as have to. ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, have got to यूज करते हैं। मैं आपको एक आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटर। अब मैं कहता हूँ I have a presenter, मेरे पास प्रेजेंटर है। इसी जुमले को एक और तरीके से भी मैं कह सकता हूँ, और वो है I have got a presenter. I have a presenter American English, I have got a presenter British English। ठीक है, अगर मैं कहूँगा I have got a presenter, that's right। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ I have got to get up early in the morning, वही मतलब है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। तो अगर आप I have got to get up early in the morning कहेंगे तो भी दुरुस्त है, अगर आप I have to get up early in the morning कहेंगे, दोनों केसेस में ये दुरुस्त है। कंस्ट्रक्शन जो हम यूज कर रहे हैं I have got में, वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट हरगिज नहीं है, ये सिर्फ एक नेसेसिटी के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। आइए चलते हैं कुछ मिसालों की तरफ। I have got to take this book back to the library or I'll get a fine. मुझे ये किताब वापस लाइब्रेरी में लेके जानी है, वरना मुझे जुर्माना होगा। We've got to leave now as somebody else needs this room. अब हमें जाना होगा, या अब हमें जाना चाहिए, या आप कह सकते हैं अब हमें जाना है। We've got to leave now as somebody else needs this room. अब हमें जाना है जैसा कि किसी और को इस कमरे की ज़रूरत है। अब आप देखें यहाँ पे we've got to leave now, we've got to work, हमें काम करना है, we've got to learn English, हमें इंग्लिश सीखनी है, we've got to do something for our country, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। We can also use will have to talk about strong obligations like must. This usually means that some personal circumstances make the obligation necessary. तो आप will have भी use कर सकते हैं। Remember that will is often used to show willingness. will जो है वो willingness के लिए होता है। आप अगर कहते हैं ना I will get up early in the morning, इसका मतलब है कि आप willing है ऐसा करने के लिए। आइए चलते हैं कुछ जुमलों की तरफ। I'll have to speak to him. अब यहाँ पे हमने contraction यूज किया है I'll contraction है I will की। I'll have to speak to him, मुझे उससे बात करनी होगी। अब देखें again obligation, strong obligation and all that. We'll have to have lunch and catch up on all the gossip. हमें लंच करना होगा और फिर इस गपशप को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। Catch up on means कंटिन्यू करेंगे। They'll have to do something. उन्हें कुछ करना होगा। About it, इसके बारे में। They'll have to do something about it. I'll have to get back to you on that. मुझे इस पे आपके पास वापस आना होगा। आप फर्ज करें आप मुझे एक ईमेल भेजते हैं और उस ईमेल के रिप्लाई में मैं कहता हूँ I'll have to get back to you on that. मैं इस टॉपिक पे या इस ईमेल के बारे में आपके पास वापस आऊँगा, मतलब मैं आपसे राब्ता करूँगा। As you can see, the differences between the present forms are sometimes very small and very subtle. However, there is a huge difference in the negative forms, कि जो इसकी negative forms हैं उसमें वाज़िया फ़र्क है। We use must not, और must not को आप pronounce करेंगे mustn't. We use mustn't to express strong obligation not to do something. अब वहाँ पे strong obligation थी किसी चीज़ को करने की, must not या mustn't में strong obligation है किसी चीज़ को ना करने की। मिसाल के तौर पे we mustn't talk about it. हमें हरगिज़ इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ उर्दू में हरगिज़ और चाहिए। We mustn't talk about it. हमें हरगिज़ इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। It's confidential. ये एक राजदारी की बात है। I mustn't eat chocolate. मुझे हरगिज़ चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। I mustn't eat chocolate. मुझे हरगिज़ चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। मेरी सेहत को देख के आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे It's not good for my teeth. ये मेरे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल मेरे दांत तो अच्छे हैं, तो इसका मतलब है मुझे चॉकलेट खा लेना चाहिए, राइट? सो mustn't का मतलब है हरगिज़ नहीं। You mustn't phone me at work.
आपको मुझे काम पे हरगिज फोन नहीं करना चाहिए, यानी जब मैं काम पे होता हूं तो उस वक्त आपको मुझे हरगिज फोन नहीं करना चाहिए। वी आर्ट अलाउड पर्सनल कॉल्स, हमें जाती कॉल्स अटेंड करने की इजाजत नहीं है। दे मस्टंट सी अस टॉकिंग और दे विल सस्पेक्ट समथिंग, उन्हें हरगिज हमें बातें करते हुए नहीं देखना चाहिए वरना वो शक करेंगे। राइट, We use don't have to, अब हम don't have to को भी यूज कर सकते हैं, और haven't got to, यानी have got to ब्रिटिश इंग्लिश में था ना, तो नेगेटिव उसका बन जाएगा haven't got to as in British English, to state that there is no obligation or no necessity. We don't have to get there on time, हमें वहां वक्त पर नहीं पहुंचना पड़ता है या हमें वहां वक्त पर नहीं पहुंचना है। द बॉस इज अवे टुडे, आज बॉस बाहर गए हुए हैं। राइट, वो जब बॉस नहीं होते तो फिर वर्कर्स जो हैं वो सारे सुस्त हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक इडियम यूज करते हैं, द माइस विल प्ले व्हाइल द कैट इज अवे, यानी जब बॉस चला जाएगा, यानी बिल्ली चली जाएगी, तो पीछे चूहे जो हैं वो इंजॉय करेंगे। राइट, so we don't have to get there on time, the boss is away today. I don't have to listen to this, I'm leaving, मुझे ये नहीं सुनना। आप गुस्से में कहते हैं ना, I don't have to listen to this, मुझे ये नहीं सुनना, I'm leaving, मैं जा रहा हूं, आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। You don't have to come if you don't want to. अब फर्ज करें कोई शख्स कहता है कि अच्छा मैं आने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है, देखें, तो आप ऐसे शख्स को फौरन जवाब दें, You don't have to come if you don't want to. आपको आने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं आना चाहते। He doesn't have to sign anything if he doesn't want to. उसे कुछ भी साइन नहीं करना पड़ता या उसे हरगिज कुछ भी साइन नहीं करना चाहिए अगर वो नहीं चाहता। I haven't got to go, मुझे नहीं जाना पड़ता या मुझे नहीं जाना है। I haven't got to go, मुझे नहीं जाना है। Only if I want to, सिर्फ अगर मैं चाहता हूँ, यानी अगर मैं जाना चाहता हूँ तो तब मुझे जाना है वरना मुझे नहीं जाना। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मस्ट को नेगेटिव फॉर्म में मसंट के साथ और फिर पॉजिटिव में और फिर हैव टू को और हैव गॉट टू को इस्तेमाल किया। मे, माइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स की तरफ जो हैं मे एंड माइट, और हम देखते हैं कि हम मे और माइट को किस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। May is a model verb. We use it. We can use may to ask for permission. However, this is rather formal and not used very often in modern spoken English. यानी हमारी जो modern spoken English है उसमें ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद written English में may का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज में, और फिर conversation में भी हम may को यूज़ करते हैं, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि ये हुआ करता था। अब हम सबसे पहले देखते हैं मे को हम इस्तेमाल करेंगे इजाज़त के लिए। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? मे आई मतलब लाइक मे आई, क्या मैं उधार ले सकता हूँ आपका पेन? मे वी थिंक अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं? मैं परमिशन ले रहा हूँ। मे वी थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम, क्या हम मेरे मसले के बारे में सोच सकते हैं? यानी अपनी हर कोई आए बाएं शाएं कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि मे वी थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम, कि क्या हम मेरे प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं? मे आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, जाऊँ? नहीं, ओके, राइट। वी यूज मे टू सजेस्ट समथिंग इज पॉसिबल, हम मे इस्तेमाल करते हैं किसी को ये राय देने के लिए कि कोई चीज़ पॉसिबल है, तुम ऐसा कर सकते हो। इट मे रेन लेटर टुडे, आज दिन के बाद कुछ बारिश हो सकती है। इट मे रेन लेटर टुडे, आज दिन के बाद बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने का इम्कान है। आमतौर पे ये सेंटेंस यूज किया जाता है वेदर फोरकास्ट में, यानी जो मौसम की पेशीन गोई करते हैं उसमें आपको बताते हैं इट मे रेन लेटर टुडे इन पंजाब, यानी पंजाब के इलाकों में आज दिन के बाद बारिश होने का इम्कान है या बारिश हो सकती है। अब आप क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं समथिंग इज पॉसिबल, आप राय दे रहे हैं कि कोई चीज़ मुमकिन है, वो हो सकती है। और याद रखिएगा मे के बाद माइट के बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर मे और माइट के बाद हैव लगेगा तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली, वेरी गुड। आई मे नॉट हैव टाइम टू डू इट टुडे, आज मेरे पास वक्त नहीं हो सकता इसको करने का, यानी आप बता रहे हैं कि कुछ पॉसिबल नहीं है। तलाल मे कम विद अस, तलाल हमारे साथ आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है, आप बता रहे हैं कि तलाल मे कम विद अस, तलाल हमारे साथ आ सकता है। माइट, वी यूज माइट टू सजेस्ट अ स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग,
may for a little पॉजिटिव पॉसिबिलिटी एंड माइट फॉर अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, यानी जब किसी चीज के होने का या करने का बहुत कम इम्कान हो तो वहां पे आप यूज करेंगे माइट, और अगर किसी चीज के होने का या करने का कुछ ज्यादा इम्कान हो तो वहां पे आप यूज करेंगे मे। Often we read that might suggests a smaller possibility than may. There is in fact little difference and might is more usual than may in spoken English, और spoken English में might जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। आमतौर पे कॉन्वर्सेशन में भी might ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप अमेरिकन या ब्रिटिश मूवीज़ देखें तो आप देखें वो कहेंगे yeah you might do it, आप ऐसा शायद कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी, आइए चलते हैं might के कुछ सेंटेंसेस की तरफ। She might be at home by now और इट्स नॉट श्योर एट ऑल, शायद अब तक वो घर हो लेकिन ये बात यकीनी नहीं है। इट्स नॉट श्योर एट ऑल, ये हरगिज भी यकीनी बात नहीं है। इट माइट रेन दिस आफ्टरनून, शायद आज दोपहर बारिश हो। अब आप कह रहे हैं शायद, अगर मैं ये कहूँ इट मे रेन दिस आफ्टरनून, इस दोपहर बारिश हो सकती है, मतलब चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इट माइट रेन दिस आफ्टरनून, शायद इस दोपहर बारिश हो। आई माइट नॉट हैव टाइम टू गो टू द मार्केट, शायद मेरे पास वक्त ना हो मार्केट जाने का, आमतौर पे मैं मसरूफ रहता हूं तो अपनी शॉपिंग खुद नहीं कर पाता। आई माइट नॉट गो, शायद मैं ना चाहूँ। अब फर्ज करें आपको कोई पार्टी में इनवाइट करता है और आपका दोस्त आपको लेने के लिए आता है या कहता है कि व्हाट्स योर प्लान, और आप कहते हैं आई माइट नॉट गो, शायद मैं ना जाऊं, लाइक शायद। फॉर द पास्ट वी यूज माइट हैव, माजी के लिए हम माइट हैव यूज करेंगे, और माइट हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, राइट। तो अगर माजी में किसी चीज के होने का इम्कान था, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी थी, बेशक वो थोड़ी सी थी, तो उसके लिए आप माइट हैव को पास्ट में यूज करेंगे। ही माइट हैव ट्राइड टू कॉल व्हाइल आई वाज आउट, जब मैं बाहर था शायद उसने कॉल करने की कोशिश की हो, पास्ट टेंस, राइट। आई माइट हैव ड्रॉप्ड इट इन द स्ट्रीट, अब फर्ज करें मेरा वॉलेट जो है वो गिर गया, राइट। मैं आता हूँ, आके देखता हूँ, ओह माय गॉड वेयर इज माय वॉलेट, आई चेक एवरीवेयर, और उसके बाद फिर मैं गेस कर रहा हूँ आई माइट हैव ड्रॉप्ड इट इन द स्ट्रीट, कि शायद मैंने अपना वॉलेट जो है वो कहीं गली में फेंक दिया है, या शायद मुझसे वो गली में गिर गया है। या मैं ये भी कह सकता हूँ आई माइट हैव लेफ्ट माई वॉलेट इन द रेस्टोरेंट, कि शायद मैं अपना वॉलेट जो है वो रेस्टोरेंट में ही छोड़ आया हूँ, पास्ट टेंस, बहुत कम चांसेस। और अगर मुझे यकीन है तो फिर मैं कहूँगा आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई वॉलेट इन द रेस्टोरेंट, लाइक दैट। दैट इज मे एंड माइट, और इनको आप अच्छी तरह से यूज़ कीजिएगा, माइट हैव को भी यूज़ कीजिएगा अपनी कॉन्वर्सेशन में, एंड दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन एंड योर स्पोकन इंग्लिश। Shall. Now we use shall in the future tense, but actually we don't use shall very frequently in modern English. जो हमारी आजकल की इंग्लिश है, today's English है, उसमें हम shall को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, particularly in American English, ख़ास तौर पे अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हाँ, कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में shall का इस्तेमाल होता है, रिटन इंग्लिश में आज भी shall का इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में shall को रिप्लेस कर दिया है will ने, तो हम आई विल, वी विल, यू विल, ही शी इट विल, हर जगह पे विल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आज कॉन्वर्सेशन में कोई कहता है आई शैल कम टुमारो, तो इतना ऑड लगता है कि ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। अब फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब आप मेरे घर कब तशरीफ़ लाएंगे, एक सेंटेंस तो ये है, और अगर मैं कहूँ कि जनाब आप मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा कब फरमाएंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कौन सी उर्दू बोल रहा है, ये मैं 19वीं सदी की उर्दू बोल रहा हूँ आपके सामने, राइट। तो इसी तरह से शैल है, आप इसको मॉडर्न इंग्लिश में, इस कॉन्वर्सेशन में यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, एकेडमिक इंग्लिश में, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम देने चाह रहे हैं, वहाँ पे आप रिटन इंग्लिश में शैल को यूज़ कर सकते हैं। It is used to make offers and suggestions and to ask for advice. अब हालांकि हम शेल को कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हम आज भी शेल को ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक ऑफर्स, अगर आपने किसी को कोई ऑफर करनी है उसके लिए आप शेल यूज़ करेंगे। एंड सजेशंस, अगर आपने अपनी कोई राय देनी है या आपने अपनी आरा देनी है किसी को, उसके लिए भी आप शेल यूज़ कर सकते हैं। एंड टू आस्क फॉर एडवाइस, और अगर आपने किसी की नसीहत लेनी है तो उसके लिए भी आप शेल यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। हमारा पहला जुमला है What time shall we meet? हम किस वक्त मिलेंगे? What time shall we meet? अब बेसिकली ये है कि हम किस वक्त मिलें। What time shall we meet? हम किस वक्त मिलें। Shall we go for a drink now?
ड्रिंक पीने के लिए अभी चले? आप कहते हैं ना, हम फर्ज करें दोस्तों के साथ बैठे तो कहते हैं यार फिल्म देखने चलें, शैल वी गो फॉर मूवी, राइट? और यू कैन ऑल्सो से लेट्स गो फॉर अ मूवी एंड ऑल दैट स्टफ। सो शैल वी गो फॉर अ ड्रिंक नाउ, क्या अभी हम ड्रिंक पीने के लिए चलें? व्हाट ड्रेस शैल आई वेयर? अब क्या है, मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ, व्हाट ड्रेस शैल आई वेयर, मुझे कौन सा लिबास पहनना होगा या मुझे कौन सा लिबास पहनना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब चाहिए में है यहाँ पे, व्हाट ड्रेस शैल आई वेयर। शैल आई ओपन द विंडो, अब ये है परमिशन के लिए। शैल आई ओपन द विंडो, खिड़की खोल दूँ, जैसे कहते हैं ना आपके शूज़ पॉलिश कर दूँ, शैल आई पॉलिश योर शूज़, आपका काम कर दूँ, शैल आई डू योर वर्क। तो शैल आई आज मॉडर्न इंग्लिश में भी इस सूरत हाल में परमिशन के लिए डेफिनेटली हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यू ओनली रियली नीड टू नो दैट अबाउट शैल इन मॉडर्न इंग्लिश। Read the rest of this only if you want to know more about how some older speakers still use shall. आपको शेल के बारे में बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पुराने दौर में लोग किस तरह से इसको यूज़ करते थे या ग्रामर में शेल किस तरह से यूज़ होते हैं, तो आप आगे चल सकते हैं। Formerly in older grammar, shall was used as an alternative to will with I and we. अब माजी में इंग्लिश ग्रामर में, ख़ास तौर पे पुरानी इंग्लिश ग्रामर में I और we के साथ shall लगता था और बाकी के जो प्रोनाउंस थे उनके साथ we. Today will is normally used, और आज की इंग्लिश में will इस्तेमाल होता है shall की जगह पे I और we के साथ भी। When we do use shall, it has an idea of a more personal, subjective future. I shall go to see the boss and I shall ask him to explain this decision. मैं बॉस से मिलने जाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि वो इस फैसले को एक्सप्लेन करें। I shall go to see the boss and I shall ask him to explain this decision. Notice that the negative of shall can be shall not or shan't. अब हमारे पास एक कंट्रैक्शन है shall not की, उसको हम बोलेंगे shan't. Shall not or shan't. Though the second one is now very rare in American English. American English में shan't का इस्तेमाल बहुत कम होता है, shall not भी बहुत कम यूज़ होता है, but still जैसा कि मैंने आपको बताया legal documents में, written English में, formal English में हम इसको यूज़ करते हैं। I don't like these people and I shall not go to their party. मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता और मैं इनकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। I shan't object if you go without me. मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा या मैं एतराज़ नहीं करूँगा अगर आप मेरे बगैर जाते हैं, लेकिन अगर मेरे बगैर कोई जाता है तो मैं तो एतराज़ करूँगा, राइट? सो ये था इस्तेमाल शेल का। याद रखिएगा कि शेल आई और वी के साथ ग्रामेटिकली आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी प्रोनाउंस के साथ आप विल यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप शेल को यूज़ कर सकते हैं शेल आई की सेंस में, शेल आई हेल्प यू, शेल आई गो देयर, शेल वी लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप आज भी मॉडर्न इंग्लिश में शेल को यूज़ कर सकते हैं। और शेल जो है वो फ्यूचर है और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थैंक यू।